नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, निफ्टी 70 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 25,900 के ऊपर टिका। एक्सिस बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील और टाइटन ने भरा जोश। हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी आउट परफॉर्मेंस। बाजार के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजों से भागा बीएससी और एम्बर एंटरप्राइजेस। दोनों वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। साथ ही नवीन फ्लोरिन और फार्मा में खरीदारी कायम। उधर स्पॉटलाइट बजाज ऑटो में पकड़ी रफ्तार और चार्ट जीपीटी बंधन बैंक टोडा में भी मजबूती कायम। बीएससी के अच्छे नतीजों ने दूसरे कैपिटल मार्केट शेयरों में भरा जोश। 2% से ज़्यादा चला इंडेक्स। सीडीएसएल, एमसीएक्स और एंजल वन, साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस और रियल्टी में भी करीब 1% की तेजी। हालांकि पीएसयू बैंक्स थोड़े से फीके। नतीजों के चलते चुनिंदा कैश शेयरों में जोरदार एक्शन। दमदार नतीजों से करीब 7% दौड़ा रूट मोबाइल। वहीं बाटा और लिंडे इंडिया में भी 4 से 6% का इजाफा। वहीं रिजल्ट्स के बाद रैमको सीमेंट्स करीब 4% फिसला। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश पालवे और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे बीएससी के एमडी और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति से, उनके नंबर्स पर। डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी उनके क्वार्टरली नंबर्स पर। और साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर एज ऑलवेज ट्यूसडे के दिन चर्चा करेंगे सुशील केडिया से। आशीष से जानेंगे कि वोल्टास की मैनेजमेंट मीट में ऐसा क्या खास था। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा है बार बार उस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने की। 25,950 के आसपास उस जोन में आकर थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी है। मार्केट बेर्थ अभी भी अच्छी है, कल जितनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी तो है। 2.6:1, कल तो 4:1 की थी। लेकिन अच्छी बात यह कि गैप आज भी वो सस्टेन कर रहा है। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक है बीएससी, क्लियरली आज का टॉप एफ&ओ गेनर। और दूसरा आपका एम्बर। ये दोनों आज हमने हेडलाइन में और सुबह डिस्कस भी किए थे बिग स्टॉक्स में। दोनों में अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा केफिन, एंजल वन, सीडीएसएल, ये पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम अच्छा करती हुई। टाटा स्टील में अच्छा मूव है। इटर्नल और स्विगी में अच्छे मूव्स हैं। और इसके अलावा थोड़े से वाइट गुड स्पेस से और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। नीचे क्या है, पीबी फिनटेक 2-3 दिनों की रैली के बाद करीब 3-3.5% पीबी नीचे आया। जाइडस के कल नंबर्स आए थे, कल चला था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग है। करीब 3% नीचे ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा थोड़ी सी पीएसयू बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग है, खासतौर से बैंक ऑफ इंडिया। और एक पेटीएम लेकर आइए। पेटीएम लगातार 3-4 दिन से वीक हो रहा है, यहाँ थोड़ी सी डिक्लाइन है इस समय। वीरो जी, चलिए भी काम करते हैं, समय का अभाव है थोड़ा सा, बहुत सारे चीज़ें इस कार्यक्रम में पूरी करनी है। ट्रेड्स पिक करते हैं फटाफट। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एचडीएफसी बैंक ने अभी इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगता है कि लास्ट 2 से 3 दिन हमने नोट डाउन किया कि ये 290 या 229-28 के आसपास जाके इंपॉर्टेंट बेस बना चुका है और वहां से वापस पुल बैक रैली देखने मिलती। तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाय करना है। 928 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मुझे लगता है 962 के आसपास के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा बाय कॉल रहेगा टाटा स्टील में। टाटा स्टील में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 203 के ऊपर का एक अच्छा ब्रेकआउट था, वो आज सस्टेन होते हुए और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 220 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करके जाना। और नीचे में 202 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 202 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करना। ओके, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, ये 2 कॉल्स आपकी है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, दोनों ही खरीदारी वाले स्टॉक हैं। सबसे पहले इटर्नल, इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की सलाह होगी। काफी अच्छा रिबाउंड हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है और लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर 308 तक देखने को मिल सकता है। तो 308 के टारगेट के लिए इटर्नल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 292 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक है वो है एचडीएफसी एएमसी। और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। बेस के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 2850 और 2900 के 2 टारगेट होंगे एंड 2745 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये 2 कॉल्स हो गई आपकी। राजेश पालवे जी, आपके 2 ट्रेड्स।
तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस और उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके करीब 1280 1290 की तरफ ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस होगा करीब 1240 का। और दूसरा स्टॉक संवर्धना मदरसन, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आए हैं 135 140 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 123। ओके, चलिए अब राजेश सातपुते जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। या अनुज जी, देखिए पहला पिक रहेगा वारी एनर्जीज। मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव शुरू हुआ है वारी में। 3170 के आसपास ये फ्यूचर में है। 3140 का स्टॉप लॉस होगा और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 3220 से लेके 3250। सो वारी इज फर्स्ट पिक। सेकंड विल बी एमसीएक्स। मुझे लगता है ये थीम प्रोबेबली इनिशियल कूल ऑफ के बाद फिर से ये चलेगी। तो एमसीएक्स मेरा टॉपिक होगा। बाय करना है 2480 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 2450 का और टारगेट जो दिख रहा है वो है करीबन 2560 से लेके 2600 का एमसीएक्स। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। लेकिन जैसा वीडियो कह रहे थे बहुत कुछ शो में कवर करना है, तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। और बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई पर है। तीसरी तिमाही में 17% बढ़त के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। वहीं मुनाफे में 7% की ग्रोथ है। हमारे साथ बीएससी के एमडी और सीईओ सुंदर राममूर्ति मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राममूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। एक चीज़ आपने हमेशा मेंटेन की है कि बीएससी की अर्निंग्स को, एक्सचेंज की अर्निंग्स को सिर्फ एफएनओ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और काफ़ी लीवर्स हैं एक्सचेंजेस के पास। क्या कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं? पहली कमेंट्स आपकी इस पर। आप सही कह रहे हैं अनुज जी। सबसे पहले मुझे आपका शो में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका दर्शकों को। किसी भी एक ही चीज पर पूरा ध्यान देकर अगर अर्निंग्स होगा तो वो एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो नॉन ट्रेडेड रेवेन्यू है उसमें भी हम जोड़ दें। कोलोकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया है इस बार, उसकी वजह से उससे कम 50 करोड़ से थोड़ा सा लेस हमें उसमें से रेवेन्यू मिला है। डेटा डिसेमिनेशन जो एनहांस्ड डेटा सेल्स हो सकता है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, फायदा मिल रहा है उधर। और इंडेक्स कंपनी के ऊपर बहुत जोर है हमारा और उससे भी हमें फायदा मिल रहा है। तकरीबन 50 इंडाइसेस हमने पूरा हमारा 50% खरीदने के बाद किया है। उसमें भी बहुत सारा तरक्की हो रही है और विकास हो रहा है। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो ये ट्रेडिंग रेवेन्यू है वैसा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का जो सिस्टम है हमारा उसको और आगे ले जाएं। भारत का कोने कोने पर हर आदमी अपने देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स फंड या ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही हमारा ओके। आपके जो चार्जेस हैं वो एनएससी से लोअर रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको हालांकि इंक्रीज करते आए हैं। क्या अब आपके चार्जेस क्या एनएससी के पार होंगे आगे जाते हुए या फिर अभी रहेगा थोड़ा डिफरेंस दोनों प्राइसेस में? ऑनेस्टली हम लोग एनएससी को ध्यान पे रखते हुए अपना चार्जेस का फिक्स कभी नहीं किया था। मार्केट कितना सहन कर सकता है, कितना फायदा उससे होता है, इसको ध्यान पे रखते हुए हमारा चार्जेस करते आया। मेरे ख्याल से इक्विटीज में हमारा चार्जेस कम नहीं है, बराबरी की बात है उधर। लेकिन डेरिवेटिव्स में हमारा 250 रुपया कम है। वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो गया क्योंकि जब हम शुरू किए थे 30 ही महीना हो रहा है, 30-35 महीना हो रहा है शुरू करके। हमारा चार्जेस 0 था पहले, उसके बाद 500 किया था, उसके बाद हमको 2000 किया था, उसके बाद उसको 250 रुपीज लेसर देन एनएससी में अभी स्थिति है। तो उसको बढ़ना है ना बढ़ना है अभी कोई उसमें सोच नहीं। ऑर्डर फ्लो के लिए जो हम कोलोकेशन में चार्ज कर रहे हैं तकरीबन उसका अभी 20% ऑफ व्हाट एनएससी चार्जेस उनमें भी है चार्जिंग। हमारा इतना कोलो रैक्स नहीं जैसा बीएस एनएससी में है। एनएससी का पहुंच ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। हम लोग अभी ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं। हर हमेशा हम ये कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट रेट जो मार्केट के लिए मंजूर होगा वो ही करेंगे। हम हर चीज के लिए मार्केट से विचार विमर्श करते हैं, सहन शक्ति को देखते हैं, उसके बाद ओके। अच्छा, वापस एक सवाल पर आऊँगा। आई एम श्योर ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है। आपके एफएनओ में क्लियरली अब सेंसेक्स
टेक ऑफ कर चुका है और थर्सडे को मैसिव वॉल्यूम्स होते हैं सेंसेक्स में। लेकिन क्योंकि अब बैंकेक्स वापस मंथली बन चुका है, उसके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, तो उसको रिवाइव करने के क्या प्लान्स हैं? और स्टॉक स्पेसिफिक बीएससी के एफ&ओ में कब पिकअप आएगा? आप सही कह रहे हैं, ये सेंसेक्स में बहुत तरक्की हो गया है, अभी चल रहा है, अपनी चलती खाना गाड़ी है जैसा बोलते हैं, वैसा अभी स्थिति आ रही है सेंसेक्स में, और आगे जाने का बहुत उम्मीद है, वो तो होते रहेगा। आपने बैंकेक्स में जैसा आप कहा था, मंथली जब बनाता उसका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो ही गया। अभी हम लोग बैंकेक्स को रीलॉन्च किया, जैसा सेबी के आदेश थे उसके हिसाब से इसको ब्रॉड बेस्ड बना के हम इसको लागू किया। हम क्या कर रहे हैं, अभी हर डीलर मीट, बहुत डीलर मीट कर, हर गांव में जाए, डीलर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खाली बैंकेक्स स्पेसिफिक नहीं, पूरा अगर देखेंगे जो महीने वाला फायदा है ना, उसमें ट्रेड करने में फायदा बहुत, कॉस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। लोगों को खाली वीकली नहीं सोचना चाहिए, मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी देश में है उसको एक के खिलाफ दूसरा दोनों मिला के, जैसा पैर ट्रेडिंग वगैरह होता है, ऐसा करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारा जो पुराना स्ट्रैटेजीज है जो लोग अभी भूल ही गए हैं, उनको वापरेंगे। अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर कंड्यूसिव फॉर दोस ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज ले जा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, कॉरिलेशन ट्रेडिंग, पैर ट्रेडिंग, लीडर लैग ट्रेडिंग ऑफ रिलेटेड इंडाइसेस, ये सब हम डीलर लोगों से बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसका थोड़ा सा फायदा हो। पिछले जो 2-3 हफ्ता है उसमें हम लोग देखा है कि बैंकेक्स का मंथली कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, और कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बैंकेक्स नहीं, इसमें इसका इंपॉर्टेंस बैंकेक्स का नहीं है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट को कैसा यूज करना है सही तरीके से, ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं डीलर से। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन होगा फायदा, ये हमारा मानना है। हाँ, मतलब सुंदर रमन सर, आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि डीलर्स का मन परिवर्तन हो, है ना? एक ज़माना था हम सिर्फ मंथली स्टैट्स देखते थे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टैट्स देखते थे। कम बैक टू दैट थीम अगेन। अच्छा सर, अंडर दिस चेंज सर्कमस्टेंसेस, अगर आप बीते 8 महीने में देखें, नाउ वी डोंट हैव वीकली एक्सपायरीज, एसटीटी का हाइक, जो कैलेंडर स्प्रेड्स पे थे उसका एडवांटेज अगर आप देखें आपने एक्सपायरी डे में हटा दिया। अंडर दीज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आपका टोटल जो डेरिवेटिव रेवेन्यू था सर, उसकी डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं? आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़े से कम हुए या फिर अभी आपका व्यू क्या है इन इस डेरिवेटिव रेवेन्यू ग्रोथ के प्रोजेक्शंस पर? सर, अगर आप देखेंगे, पहला एसटीटी की बात ले लेते हैं, वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में थोड़ा सा बढ़ा है। ऑप्शंस में हमारा ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे, जब भी ऑप्शंस का एसटीटी बढ़ाया, इससे ज्यादा कुछ असर मार्केट का वॉल्यूम के ऊपर गिरा नहीं। तो हमारा मानना यह है कि इसका इतना गहरा कुछ असर ऑप्शंस का एसटीटी बढ़ाने से होगा, ये हमें नहीं लग रहा है। ये हमारा मानना। We have to wait and watch. Time only can tell. As far as future circles, हमें लग रहा है गवर्नमेंट का ये ओरिएंटेशन कि मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, रिटेल को जैसा फिर से इक्विटीज मार्केट में लाया जाए, ये शायद गवर्नमेंट का मन में हुआ। इसकी वजह से जो फ्यूचर्स का एसटीटी राइज है, उसका असर है कैश मार्केट में, शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा इंकरेजमेंट है। और जो आर्बिट्राज फंड्स अभी जो मंथली फ्यूचर्स की यूज कर रहे हैं, शायद वो बाई मंथली और या 3 मंथ्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना शुरू करेंगे, ताकि इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसटीटी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आर्बिट्राज फंड थोड़ा कम रहे। ये हमारा मानना। जितना तक बीएससी ठीक है, मुझे आपका ये जो पूरा इसका एक सटीक उत्तर था वो मिल गया। एक बात और पूछूंगा सर, हमारी पूरी प्रणाली एक्सचेंजेस की सिस्टम हमारा T+0 की तरफ बढ़ रहा है। आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के साथ जो इस वक्त समन्वय है वो क्या कह रहा है? खुद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंप्लीट T+0 साइकिल के लिए कितना तैयार है अब इस वक्त?
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आप कह रहे हो कि पूरा प्रणाली T+0 के ओर बढ़ रहा है। T+1 हम लोग हासिल किया है। T+0 को बहुत ही लिमिटेड रूप से लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए बीटा वर्जन में हम ट्राई किए हैं। पूरा प्रणाली तो उसी तरफ के गया ऐसा बोलना थोड़ा-सा मुश्किल है। क्योंकि अभी भी अगर T+0 इम्प्लीमेंट करना है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी का सिस्टम पूरा तैयार है, लेकिन एफपीआई वगैरह को तैयार करने के लिए और विचार विमर्श की जरूरत है, ये हमारा मानना है। जितना तक हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम तो चल रहा है, क्योंकि बीटा वर्जन चल रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पूरा विश्व में T+1 की सोच है, हम तो T+1 हासिल किया है, T+0 का काबिलियत है। जब क्लैरिटी मिल जाए, जैसा इसको एफटीए यूज करेगा, इंस्टीट्यूशंस कैसा यूज करेगा, तभी इसको लागू करना है तो सिस्टम्स तो तैयार करके रखे हैं, लेकिन सोच विचार विमर्श की बहुत जरूरत है अभी भी मेरे ख्याल से। ऑलराइट, सुंदरमन जी बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट का टेक्सचर उन्हें क्या लग रहा है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी कल ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर था, निफ्टी भी मोर और लेस अब क्लोजिंग हाई से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। क्या मार्केट में अब एक जो वीरे दी वेडिंग की आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, अब वो फाइनली उसकी तैयारी हो चुकी है? हाँ देखो, तैयारी तो बहुत टाइम से ही हो, बीच बीच में बारात थकेगी, आराम करेगी, चलेगी, वो उसको अब भूल जाओ, गिवन है। सारे वर्ल्ड में जिस तरह से तेजी का उन्माद बन चुका है, चाहे वो इजराइल की तेल अवीव इंडेक्स हो या कॉस्पी हो, तो जब भी वहां के सट्टे ये फूटेंगे तो मेरे को लगता है कि इंडिया विल बी द बेस्ट प्लेस टू नॉट ओनली हाइड इन बट ऑल्सो टू थ्राइव इन। सारी चीजें यहाँ हमने मैक्रो लेवल पर बहुत इन्हांस कर दी है, इम्प्रूव कर दी है। जो सौतेलापन है इस बाजार के साथ करेंसी को लेके, वो करेंसी भी अब हमारी यहाँ से मजबूत ही होगी। तो वीरे दी वेडिंग पे कोई डाउट मत करो, और ये डाउट का माहौल बनाती है मौसियां, फूफे, और शादियां फिर भी होती हैं। तो ये जो डाउट बना हुआ है, ये बुल मार्केट के लिए अच्छा है, और इसी डाउट में बाजार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा हम देखते रह जाएंगे। चलिए बिल्कुल। अच्छा, एक मार्केट के लीडर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉल आपकी रही थी अवॉइड आईटी। क्या अब ये जो पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट आई है, क्या लेने लायक हो गए हैं स्टॉक्स? देखिए, जो थोड़े से मझोले साइज के स्टॉक्स हैं, HCL टेक महिंद्रा, उनके पैटर्न्स अब लेने के बहुत करीब आ चुके हैं हम, बल्कि ले चुके हैं हम, समझ लो आप। आजकल में बची खुची क्वांटिटी भी बाई हो जाएगी। पर ये जो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें अभी भी थोड़ी सी झिझक है। तो बस अब किसी भी टाइम उनमें भी 2-4 दिन में बाई के सेटअप्स बन सकते हैं। तो करेक्शन था वो हो रहा है, और अब कभी भी इनमें दोबारा बाइंग रिज्यूम हो जाएगी। बीएससी पर क्या व्यू है आपका? ये लगातार अच्छे नंबर दे रहा है, आज ऑल टाइम हाई लगा दिया इसने इस मार्केट में भी, और क्लियरली चाहे एसटीटी बढ़े या ना बढ़े, मार्केट क्लियरली एक ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग तो लोगों को करनी है, बट एक्सचेंज पर, मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर, इन पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, सीडीएसएल में एक अच्छा खासा प्रॉपर सोबर ब्रेकआउट है, जो निचले स्तर से भी ये ब्रेकआउट बना है। तो यहाँ सीडीएसएल को लपकने में हिचकिचाहट कम है। बीएसई बजट वाले कोहराम में 2450 के भाव से आज 3150 है। तो अब बीएसई, देखिए हमेशा क्या है ना, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, गुड न्यूज पे एक बार जो बाजार को उसको गुड न्यूज को हजम करना वो कर चुकी है आज सवेरे, मुझे लगता है। तो पुल बैक आने दीजिए, बीएससी की री एंट्री मच लोअर लेवल्स पे मिल सकती है, वो अंदेशा अभी भी बना हुआ है। मच लोअर नहीं भी तो एक बार 2800 2850 आए तो उसको लेने में मजा आएगा। यहाँ पे इस पॉजिटिव रिजल्ट पे और इस तरह की एक्सप्लोसिव अपमूव इतनी फास्ट जो आ गई, अब यहाँ पे तुरंत एंट्री करने में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा सुशील जी, मेटल्स की भी एक थीम, फेरस, लुक एट टाटा स्टील सेल, क्या गजब के अगर आप देखें मूव देते हुए, यहाँ पे इस थीम पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए, के स्टॉक्स में हमने सिर्फ एक सेल में बहुत निचले स्तर से तेजी की हुई थी, जिसको अभी तक बैठे हैं। जो लार्जर टाइम फ्रेम के पैटर्न्स है, चाहे टाटा स्टील में चाहे जिंदल में, तो देखिए नया भाव आ गया तो उससे उत्तेजना आ जाती है। अब 6 महीने में टाटा स्टील ने क्या रिटर्न्स दिए, 3 महीने में क्या रिटर्न्स दिए,
तो ये बहुत नॉमिनल रियल रिटर्न्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स में हैं स्टील के, और रियल रिटर्न जो मिली सेल में उसको हमने दबोचा। अब हो सकता है अगले सप्ताह 10 दिन में हम सेल से भी एग्जिट लेंगे, आने दीजिए पैटर्न को। पर ये टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जो ऐसा लग रहा है कि बहुत इनमें उन्माद है, पर वास्तव में तो रिटर्न है नहीं, तो इनको हम इंतजार ही करेंगे बेचने का। हम ये टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील इस भाव में ले नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, तो इंतजार करना बेटर है। यहाँ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओके, ठीक है। मेटल्स पे आपका फेरस ग्रुप पे ये व्यू है कि इस प्राइस पे दूसरा देखिए जो नॉन फेरस मेटल्स में भी देखिए सट्टा पूरी तरह बिखर गया है। चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, दोनों टॉप आउट हो गए। वेदांता शॉर्ट सेल है बिल्कुल, और आपके अगर हिंडाल्को भी शॉर्ट सेल है, चार्ट टॉप आउट हो चुकी है। नॉन फेरस मेटल्स टॉप आउट हो गए, फेरस का नंबर आने वाला है। अच्छा, आपसे एक बार बहुत अच्छी बातचीत हुई थी मेरी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। मैं स्विगी को देख रहा था, मैं इटर्नल को देख रहा था, अच्छा पुल बैक। इस बार जुबिलेंट पे आपने दिमाग लगाया सुशील जी? अच्छा पुल बैक है अब तक, करीब करीब 480 से 553 तक का सफर। ये किस तरफ जा रहा है? पीसीआर से अनुरोध है चार्ट मेरे स्क्रीन से शेयर कर दें। तो देखिए जुबिलेंट पे जो हमने अनुज के साथ, आप उस दिन नहीं थे, तो 490 के आसपास आपका नाम लेकर वीरू जी मैंने कहा था कि वीरू की पसंद जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है, हमेशा पूछते हैं मुझे उसके बारे में। अब मुझे इन्वेस्टर्स के लिए तो लगता है कि साल भर में 1000 रुपए का भाव हो जाएगा। अभी 487 वाला अगर आज 555 आया है और ये ट्रेंड लाइन को भी अभी ब्रेकआउट कर रहा है, इस प्रोसेस में ठीक है थोड़ा सा स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, छोटे मोटे पुलबैक्स बीच में आते रहेंगे, पर अब इन्वेस्टर्स को यहाँ हर बढ़ते भाव से सौदा बढ़ाना चाहिए। पूरी एफएमसीजी की थीम, पूरी रेस्टोरेंट चेन्स की थीम, अक्रॉस द बोर्ड सब में बड़े तेजी के पैटर्न्स हैं, और जुबिलेंट फूडवर्क्स में स्टैंड अलोन भी ये सॉलिड करेक्शन कंप्लीट हो चुका है 1.25 साल का, और हमें 1000 रुपए का भाव लगता है। ओके, चलिए जाने से पहले कोई रॉकेट स्टॉक, कोई बड़ा 4 बैगर 5 बैगर है क्या आपकी लिस्ट में इस समय? है ना, देखिए गोल्ड सिल्वर के ऊपर बड़ा शॉर्ट है हमारा, वो आपको बाद में ऐड करूंगा। पर कल हमने अपने निवेशकों को फिनोलेक्स केबल 2 बातें कह के दिलवाया है कि अगर 6 महीने में यहाँ से डबल भी हो जाए तो अभी ये सोच के लेना है, और इतनी मूव आने के बाद जो अगर यहाँ से वापस इसका भाव डबल होके 20-25% का करेक्शन आने के बाद हम फैसला लेंगे कि ये जो आज संभावना दिख रही है फिनोलेक्स केबल 2 से 3 साल में वापस 10 बैगर हो जाए, तो इस वक्त एक फिनोलेक्स केबल को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। पर अनुज गोल्ड सिल्वर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड टॉप आउट हो चुका, बड़ा फॉल आ गया और उसके बाद एक जो रीबाउंड बन गया, ये आपके पूछे बिना मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये बिल्कुल तुरंत करने लायक सौदा है। तो देखिए स्क्रीन पे मेरे जो सिल्वर की चार्ट है एमसीएक्स की, अगर इसको मैं जूम करूं आवरली में, तो आई थिंक चार्ट हाँ अब आ गई, इसको मैं आवरली में जूम करता हूं, तो ये आप 2,69,000 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ बेचो, तो मुझे लगता है 1,60,000 का भाव बहुत जल्दी मिलना चाहिए सिल्वर में। और सिमिलरली हम गोल्ड के अंदर में 1,10,000 का भाव अब अगला पड़ाव देख रहे हैं। बड़ा सौदा 1,48,000 टूटने के बाद करें, आधी पोजीशन अभी लीजिए। तो गोल्ड सिल्वर में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, और उस डाउन ट्रेंड में अभी एक रिबाउंड आ चुका है। आई थिंक डाउन ट्रेंड जोर से वापस रिज्यूम करेगा। ओके, ये फिनोलेक्स में स्टॉप लॉस कैसे सजेस्ट करेंगे आप अपने क्लाइंट्स को? क्या बोला आपने? सर देखिए जो चीजों को ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, ये यूनिवर्सल नहीं होते कि कोई फिजिक्स या कोई नेचुरल साइंसेस के स्टॉप लॉसेस हैं। अपनी अपनी साइज के अनुसार भी स्टॉप लॉसेस हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं, समझाते हैं कैसे चुना जाए। तो आप ब्रॉडली 5% पकड़ लीजिए फिलहाल के लिए, और अदरवाइज मत लीजिएगा। किसी भी इंसान के अंडरवेयर का साइज और उसके स्टॉप लॉस को पूछना अनुचित होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, और अगले हफ्ते वापस बात करेंगे आपसे। ये आज की अब तक की कॉन्वर्सेशन। अब बात करते हैं डीएलएफ के नंबर्स की। आय 32% बढ़ी है, मुनाफे में 14% की ग्रोथ है, एबिटा और मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है। हमारे साथ डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी जुड़े हैं। अशोक जी गुड मॉर्निंग। तो क्या रीजन रहा कि नमस्कार, कि जो सेल्स में ग्रोथ आई वो एबिटा और प्रॉफिट में ट्रांसलेट एज इट इज नहीं हो पाई? अनुज ऐसा है कि क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है रियल एस्टेट के अंडर द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। तो जो जो रेवेन्यू होती है वो टिपिकली मैं बुक कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट की जो 3-4 साल पहले लॉन्च हुए थे। खर्चे जो उठ रहे हैं वो सारे आज के आ रहे हैं, और किसी क्वार्टर, जैसे इस क्वार्टर में कुछ आई थिंक वो कुछ कमीशन पे हुए अपना एम्प्लॉइज के और सीनियर मैनेजमेंट के, तो इसलिए खर्चा बढ़ गया। सो ये क्वार्टर टू क्वार्टर के बजाय अगर आप साल के साल देखेंगे तो इबिडा और मार्जिन दोनों का ट्रेंड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमारा अगर आप देखें एक्यूमुलेटेड मार्जिन जो है वो हर क्वार्टर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। सो आई थिंक एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे, बट आई थिंक ओवरऑल कंफर्टेबल है। ओवरऑल कंफर्टेबल है। ये जो रेरा का इम्पैक्ट है, उसमें क्या उसका भी एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है जो फाइनल प्राइसेस होते हैं उसमें, अगर 70% कैश रेरा अकाउंट में रखा जाए तो? देखिए प्राइसेस पे तो नहीं आता, बट क्लियरली जो मतलब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, से डेलियाज अगर आप लीजिए, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो डेफिनेटली 70% से कम होती है। तो एक एक्सेस कैश आपका ट्रैप रहता है। लेकिन अब वो लॉ है, तो ये सभी के लिए, हमारे लिए अकेले नहीं है। और अनुज ऐसा है कि आई थिंक फिस्कल 2027-28 ऑनवर्ड्स जो हमारे पोस्ट रेरा मेजर लॉन्चेस थे वो कंप्लीशन की तरफ अग्रसर होंगे। तो होपफुली ये जो अनलॉकिंग ऑफ रेरा अकाउंट जो है, ये साइकिल हमारी 1 साल और के बाद चालू हो जाएगी। एंड देन यू विल रियली सी कि हमारे हाथों में नॉट ओनली कैश बैलेंस जो 11,000 करोड़ का भी आपको दिख रहा है वो तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ डिस्पोजेबल कैश वो बहुत गंभीरता से बढ़ने लगेगा। थैंक यू सर। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। 71 क्वार्टर के वीरेंद्र जी। बाद एक माइलस्टोन आपने माइलस्टोन अचीव किया सर। डेट पूरा निपटा दिया, तो ज़माना यही पूछ रहा है कि त्यागी साहब आप कैश के साथ करेंगे क्या? कितना बुक्स है सर कैश में अभी, और इस कैश से आगे का रोड मैप थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रॉ करिए, कितना लैंड बैंक और बढ़ाएंगे आप, फर्दर इस कैश को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका कुछ एक रोड मैप देंगे आप? ठीक है, तो वीरेंद्र जी, जैसे मैंने अभी अनुज से भी कहा कि एक साल में अभी और ये रेरा के हम इसमें रहेंगे, रेरा 70% में, बट आई थिंक फिस्कल 27-28 ऑनवर्ड्स, आई थिंक ऑलमोस्ट, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर से उस साल के हमारे जो फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो अनलॉक होने लगेंगे ओबीसी को, और फिर वो एक मतलब वो ओसी से और एक रेगुलर साइकिल आ जाएगी। तो क्लियरली जो कैश है उसके 3 ब्रॉड यूटिलाइजेशन होंगे। एक तो ये, अगर आप जैसा आपने देखा होगा कि हमारा साल दर साल डिविडेंड बढ़ रहा है और हम क्लियरली शेयर होल्डर रिटर्न्स जो है वो बढ़ाते रहेंगे। दूसरा, सही कहा आपने कि हम एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडली लैंड बाइंग या वो जीएलए, ये लैंड खरीद ली हमने, इसका इतना जीएलए हो गया हर क्वार्टर में, हम वो उसके कभी हक में रहे नहीं है, ना हमने कभी वो किया है। लेकिन क्लियरली कुछ स्ट्रेटेजिक लैंड पार्सल जो हमारी कोर ज्योग्राफीज हैं वहां मिलेंगी तो हम ऑब्वियसली ओपन होंगे अपना उन पे अपना। जैसे हमने पिछले वर्ष एक लैंड पार्सल खरीदा था यहाँ पे 28 एकड़ का गोल्फ को एक्सटेंशन रोड पे, ऐसे कुछ और आते। फिर हमने मुंबई में इन्वेस्टमेंट किया, मुंबई लॉन्च किया। तो हम स्ट्रेटेजिक कुछ जो आते रहेंगे वो करते रहेंगे। और तीसरा जो यूज होगा कि जैसे जैसे कैश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें अपना इनोवेटिव तरीके से ढूंढना पड़ेगा, बट हमारी फाइनेंशियल इनकम जो है वो भी हमें एक सस्टेन तौर पे बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अच्छा सर, अभी अभी 26 शुरू हुआ है, 2026 में और कितने लॉन्चेस देख रहे हैं? और एक और चीज़ सर, क्या एनसीआर मार्केट थोड़ा सा फीका पड़ रहा है प्राइसिंग के टर्म पे? हायर प्राइसिंग पे डिमांड थोड़ी सी कम है, इस बात की आप पुष्टि करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में वो चीज़ अभी विजिबल नहीं है? तो अभी इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले आपका अंग्रेजी चैनल ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। तो देखिए ऐसा है वीरू जी कि जो मार्केट में सो कॉल्ड स्लोनेस है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि क्रेडिबल प्लेयर्स के लग्जरी ऑफरिंग्स में वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। हमारा डेलियास Q3 में हमने सस्पेंड किया, तब कुछ रिवीजन कर रहे थे प्लान में इसलिए, बट Q4 में सेल प्रॉपर पुरजोर तरीके से रिन्यू हो गई है। हमारे जो अगले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आने हैं उनमें अगेन एक सॉर्ट ऑफ एक इंटरेस्ट और रुचि जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्लियरली दिख रही है। मगर क्या हुआ है लास्ट 2-1 सालों में कि बहुत सारे जो प्लेयर्स थे जो किसी मिड रेंज बनाते थे या ईडब्ल्यूएस बनाते थे, वो भी लग्जरी मार्केट की गर्मी देख के लग्जरी में अपने आप को तब्दील करने लगे थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो थोड़ा डिसर्निंग हो गया है कि वो लग्जरी अब भी लेना चाहता है, बट वो लग्जरी लेता है उन डेवलपर्स की जिन्हें वो क्रेडिबल मानता है। और हो सकता है कुछ नए डेवलपर्स को इसलिए इसका थोड़ा स्ट्रेस या हेडविंड्स फेस करनी पड़े।
दूसरा जो बड़ा डिमांड है फ्रैंकली, जो कि इस समय कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उसमें थे वो भी ऊपर आ गए हैं और हम जैसे लोग फ्रैंकली उस मार्केट में थे भी नहीं, वो है जो रियली मिड इनकम हाउसिंग का 1.5 से 2.5-3 करोड़ तक की रेंज का जो है अपना, उस प्रोडक्ट में फ्रैंकली इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। तो कभी ना कभी आई थिंक वो वाला जो सेगमेंट है वो एक्सप्लोर करेगा जरूर, एंड आई थिंक इसलिए क्रेडिबल प्लेयर्स जो है उनके लिए डिमांड की दिक्कत अभी नहीं है। रीसेल मार्केट देखें वो भी चल रहा है ठीक। सो बट यस, ओवरऑल शायद जो थोड़ा फ्लफ आ गया था मार्केट में वो थोड़ा थोड़ा साफ करने की जरूरत थी, और वो शायद कस्टमर है वो अपना जजमेंट दिखा रहा है। ओके अच्छा, ये जो एकदम अल्ट्रा हाई लग्जरी 150 करोड़ वाले फ्लैट्स जो हैं, उनकी मार्केट में कुछ स्लो डाउन आया है क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा हमको एक साइन मिला है। भाई देखो, ऐसा है जैसे मैंने कहा अनुज कि जो जो बड़े डेवलपर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हमारे अलावा, जो दो तीन जो पिछले कुछ वर्षों से उस सेगमेंट में चल रहे हैं, उनके तो अगर आप सेल भी देखें उस सेगमेंट की और प्रोस्पेक्टिव लॉन्च पाइपलाइन भी देखें उस सेगमेंट की, उसमें स्लोनेस नहीं दिखेगी आपको। बट हाँ, क्योंकि काफी नए डेवलपर अपने आप को 15, 20, 25 करोड़ के प्रोडक्ट लाना चाहते थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कस्टमर्स जो है वो थोड़े ज्यादा अपना कॉशियस हो रहे हैं खरीदने के लिए। चलिए त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज थोड़ा समय का अभाव है, वरना थोड़ा सा और लंबा इंटरव्यू करते हैं हम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगली बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये बात हो गई डीएलएफ की। मार्केट डे हाई पर, और अब हम 25,965 पर। क्या हम फाइनली इस 25,950 26,000 के ऑप्शन राइटर जोन को निकाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल होगा। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद कंचन के साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।